स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बाघ संरक्षण जो आपकी वन्यजीव परियोजनाएं हैं वो रहने वाली हैं। हम रामसर स्थल को भी देखेंगे। हर आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वन्यजीव परियोजनाएं उनको एक डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो, आपका पहला क्या है, कौन सा वन्यजीव संरक्षण परियोजना है? तो पहला आपका बाघ है। क्या है? बाघ। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस में एग्जाम में वन लाइनर बनता है कि बाघ परियोजना भारत में कब लाई गई? बाघ परियोजना भारत में कब लाई गई? बिना कुछ सोचे और समझे आपको 1973 लगाना है। क्या लगाना है? 1973 में। देखिए, आपको मैं बता देता हूं, भारत का जो पहले राष्ट्रीय पशु था, भारत का राष्ट्रीय पशु था ये 1972 के पहले, 1972 के पहले क्या हुआ करता था? शेर। और 1972 के बाद में क्या हो गया? बाघ। 1972 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता था? शेर। और 1972 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर हो गया। ये डेट भी आपको याद लिख लेना है, 18 सितंबर। कौन सी डेट है? 18 सितंबर 1972 के पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या हुआ करता था? शेर। और 18 सितंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कर दिया गया, क्योंकि भारत में बाघों की संख्या बेहतर मात्रा में पाई जाती। देखिए, किसी भी जगह पे बाघों की संख्या पाई जाने का मतलब है और कहीं ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पाया जा रहा है उन पर भी बहुत संकट थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा संकट थे। उन संकटों को कैसे बचाया जाए और क्या है कि कैसे बाघ वातावरण से अनुकूलन करेंगे भारत में, इसके लिए एक व्यक्ति हैं जिनको बोला जाता है कैलाश संखला। क्या बोला जाता है? कैलाश संखला। इन्होंने बाघों पर विधिवत स्टडी किया था, इसलिए कैलाश संखला को क्या बोलते हैं? कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आप लगाओगे कैलाश संखला, कैलाश संखला को। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब एक चीज देखो, मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, कान्हा, संजय, माधव, सतपुड़ा, ओंकारेश्वर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ऐसे जीवाश्म फॉसिल पार्क और पन्ना हो गया, ठीक है, दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और वहाँ पे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज़्यादा है, टाइगर अभ्यारण्य की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बहुत बढ़िया। इस चीज़ को समझ में आ गया है कि बाघ परियोजना कब मनाई जाएगी? 1973 ईस्वी में। चलो, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? तो आपको बस यही याद रखना है, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। कब? 1992 में। एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु, नेशनल हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? तो आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 2010 को। कब घोषित किया गया था? नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया था। किसको? एलिफेंट को। किसको घोषित किया गया था? एलिफेंट को। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी चीज़ है, हमने ये भी बताया था कि हाथियों के लिए कौन कौन से आपकी फेमस है नेशनल पार्क, तो आपको उसको भी जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बताया था आपका जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? केरल में। ये यहाँ पर भी हाथियों की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिलेगी। और आपको बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या होगी? हाथियों की अच्छी संख्या देखने को मिलेगी। ये कहाँ है? कर्नाटक में। और नागरहोल में भी आपको राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या होगी? हाथियों की संख्या बहुतायत देखने को मिलेगी। ये भी कहाँ है?
कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। तो देख रहे हो कर्नाटक बहुत जगह आता है और इसलिए सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक हाथियों की संख्या किस राज्य में है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको क्या लगाना है? कर्नाटक। क्या लगाना है ऑप्शन भैया? कर्नाटक। क्या लगाना है? कर्नाटक। क्लियर है? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो आप कहोगे सर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। राष्ट्रीय विरासत पशु कब बनाया गया था? 22 अक्टूबर 2010 को बनाया गया था हाथी को। और सर्वाधिक हाथी किस राज्य में देखने को मिलेंगे? कर्नाटक में देखने को मिलेंगे। हाथियों के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं? तो आपको बताया गया पेरियार, बांदीपुर और नागरहोल, ये राष्ट्रीय उद्यान आपकी हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। चलो बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट हंगुल। हंगुल क्या होता है? काश्मीरी बारहसिंघा को हंगुल क्या बोलते हैं? हंगुल बोलते हैं। तो आपका कौन सा कब आया था? तो प्रोजेक्ट हंगुल आया था भैया आपका 1970 में। कब आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोजेक्ट हंगुल कब आया था। 4 ऑप्शंस दे देंगे, कुछ भी आप रहेगा उसमें से, जिसमें 1970 वाला ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट ऑप्शंस चुनोगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो अब ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हंगुल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा उद्यान है? तो डाची ग्राम। डाची ग्राम। अब देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी राष्ट्रीय उद्यान में कि हेमिस ने सलीम को डाची ग्राम में या डच ग्राम में क्या चुकाए थे? किस्त चुकाए थे। किस्त चुकाए थे। तो यहाँ से मैंने बताया था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है आपका? लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा चीज़ किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है आपका? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो नागार्जुन श्रीशैलम। क्या लगाओगे? नागार्जुन श्रीशैलम। अभी पहला टॉपिक था जो आपका बाघ परियोजना थी 1973 में आई थी। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आप क्या लगाओगे ऑप्शंस में? कौन सा रहेगा? श्रीशैलम, नागार्जुनम आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? बोर, महाराष्ट्र में है। क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। हंगुल का घर कहा जाता है किसको? हंगुल का घर किसको कहा जाता है? हंगुल का घर कहा जाता है आपका, हंगुल का घर कहा जाता है किसको? डाची ग्राम को। किसको कहा जाता है? डाची ग्राम को। क्लियर है? बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे चलते हैं, क्या क्या है आपके? तो हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना कब आया था? 1987 में। 1 लाइनर क्वेश्चंस होगा, ये सब आते हैं और आपके नंबर्स गलत कर देंगे। हिम तेंदुआ 1987। हिम तेंदुआ 1987। ठीक है। हाथी परियोजना 1992। बाघ परियोजना कब आई थी? 1973 में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हिम तेंदुआ क्या है? 1987। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? मैंने पहले ही बता दिया। हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पूरे विश्व भर में हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अब एक और है, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में आया था। कब आया था? 1975 में आया था। ठीक है। कछुआ जब अंडा देता है तो 50 से मिनिमम 30-35 तो देता ही अंडा है। अब इतना अंडा देने के बाद में किसी को संरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ न कुछ तो दिक्कत होगी। ठीक है, आओ दिक्कत दिखाते हैं कैसे होती है। अभी क्या है, जैसे एक कछुए की प्रजाति है, ठीक है, यहाँ पे आपका उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। विश्व भर में एक कछुओं की प्रजाति है। पूरे विश्व भर में कछुओं की एक प्रजाति है जिसको ओलिव रिडले कछुआ बोलते हैं। वो भारत की जो एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक है, भारत का एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसको क्या नाम है? गहीर माथा। गहीर माथा। वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो क्या होता है, वो सभी ओलिव रिडले चल के कहाँ से आते हैं? भारत के राष्ट्रीय जो आपका गहीर माथा है वहाँ पर आएंगे
और सामूहिक निडन करते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था, जब मैंने गहिरमाथा अभ्यारण्य पढ़ा रहा था तब वहाँ पर आपको बताया गया था सामूहिक निडन करते हैं। सामूहिक निडन का मतलब होता है, आइए बताते हैं क्या होता है सामूहिक निडन। जैसे वो लोग मिट्टी को खोदेंगे, एक घड़ा टाइप का बनाएंगे, बोलेंगे भैया सामूहिक में बोलेंगे अरे चलो तुम भी दो, तो कुछ अंडे वो 50-100 अंडे वो भी दे, एक देगी कछुआ, और दूसरे से पूछा जाएगा, ठीक है, तो दूसरे से पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, दूसरा भी ऐसे अंडा देगा, तीसरा भी देगा, तो इसको बोलते हैं सामूहिक निडन। क्या बोलते हैं? सामूहिक निडन। क्या बोलते हैं? सामूहिक निडन। फिर क्या होता है, जब ये कछुए, क्योंकि रेत में होता है और रेत से इनको गर्मी मिलती है, और ये गर्मी से क्या होते हैं, अंडों से जब बाहर आएंगे तो बहुतायत मात्रा में आपको गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ओलिव रिडले कछुए देखने को मिलेंगे। अब होता क्या था, वहाँ पे क्या करते थे लोग, अवैध शिकार करते थे। किसका? बहुत आसानी से एक ही जगह पे बहुत सारे छोटे छोटे ओलिव रिडले मिल जाते थे, उनका शिकार कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अब उड़ीसा सरकार ने रोक लगा दिया है कि आप कोई भी व्यक्ति ऐसे ही गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नहीं जाएगा, खास करके उन महीनों में, ठीक है। ओलिव रिडले क्या करते हैं, 100 से 120 अंडे देते हैं। कितने देते हैं? 100 से 120 अंडे देते हैं भैया। प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन, देखो एक बात बता दें आपको, प्रोजेक्ट गंगा जो डॉल्फिन होती है, पहली तो आपको याद रखना है मीठे जल में रहती है, क्लियर है। दूसरा, इसका एक और नाम है सूस। क्या नाम है? सूस। एक बार ऑप्शन में गंगा डॉल्फिन ना आके क्या आया था, सूस ही आया था। आपको ये भी याद में रखना है, जो खास करके एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद में रखना है सूस क्या होता है। सूस बोलते हैं गंगा डॉल्फिन को। ये खारे पानी में नहीं रह पाती है। खारे पानी में नहीं रहेगी तो किस पानी में रहती है? मीठे जल में। किस में रहती है भैया? मीठे जल में देखने को मिले। मीठे जल का मतलब क्या होता है, जिसमें चीनी मिली होती है? नहीं सर, मीठे जल का मतलब होता है आपका शुद्ध जल हो, ठीक है, जो पीने में उसमें साल्ट की मात्रा कम हो, ऐसे जल को क्या बोलते हैं? मीठा जल बोलते हैं। क्या है कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो आपको लगाना होगा गंगा डॉल्फिन। आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन कब लॉन्च किया गया था? 2020 में लॉन्च किया गया था। दूसरी चीजें आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था गंगा डॉल्फिन को, तो आपको बताना है 5 अक्टूबर 2009 को। 5 अक्टूबर 2009 को। बहुत बढ़िया मेरे शेर। अब आगे चलते हैं। घड़ियाल परियोजना, देखो याद रखना है, देखो ये है घड़ियाल परियोजना, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? 1974 में। फिर क्या होते हैं? मगर प्रजनन परियोजना, जस्ट उसी के एक साल बाद। तो घड़ियाल परियोजना 1974, मगर प्रजनन परियोजना 1975 में। देखो गिद्ध आपकी परियोजना कब लॉन्च हुई थी? 2006 में। क्या था कि मवेशियों को, मवेशियाँ क्या होते हैं आपके, गाय और भैंस, उसको एक दवा दिया जाता था डाइक्लोफेनाक। वो डाइक्लोफेनाक क्या करता था? पशुओं के दर्द को निवारण कर देता था। लेकिन आपको पता है जब आप किसी भी दवा को खाते हो, वो दवा धीरे धीरे आपके क्या होती, कोशिका में स्टोर हो जाती है, और मसल्स में सब जगह स्टोर हो जाएगी। तो क्या होगी, जब मान के चलो गाय की डेथ हो जाएगी, गाय की डेथ हो जाती है, तो गाय की डेथ के बाद क्या होते हैं, स्कैवेंजर के रूप में आपके गिद्ध क्या करेंगे, इसको खाएंगे। किसको? गाय को। जब गाय को खाएंगे तो डाइक्लोफेनाक के कुछ अवशेष आपको पता होगा किस में चला जाएगा, गिद्ध के पास, और गिद्ध के लिए वो खतरा बन जाता है। गिद्ध के पास क्या बन जाता है? खतरा बन जाता है। जैव आवर्धन में बताया गया है, जैव आवर्धन पढ़ाएंगे आपको ईवीएस में, ठीक है, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन से भी ये संबंध है, रखता है। तो क्या है कि जैव आवर्धन में क्या होता है, जो आपके विषाक्त पदार्थ होते हैं जब एक घटक से दूसरे घटक में जाते हैं तो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज़ें। तो जो आपकी डाइक्लोफेनाक थी वो दवा गिद्धों के लिए हानिकारक साबित हुई। क्या दवा के फॉर्म में लिए थे? नहीं। जो आपकी गाय भैंस सभी जानवर थे, इनके मांसपेशियों मसल्स में क्या हो गया थे, डाइक्लोफेनाक के अवशेष रहते हैं, ठीक है। और उस अवशेष से क्या हो गए, गिद्धों की संख्या में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और 90% गिद्ध गायब हो गए। तो इनके संरक्षण की योजना चलाई गई। देखिए
IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक बुक बनाता है, रेड डेटा बुक, जिसमें लुप्त प्राय जानवरों को क्या करता है, शामिल कर लेता है। ठीक है, दुनिया में सब लोग क्या हो जाएंगे, IUCN की रेड लिस्ट में आ जाएंगे सिवाय मानव के। इसकी पॉपुलेशन घटने वाली नहीं है, चाहे कोई भी स्वाइन फ्लू आए, कोरोना आए, लगातार वृद्धि होती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, तो आपको उतने याद रखना है। दूसरी चीज़ें, रामसर स्थल, ये रामसर क्या है, ईरान में एक शहर है रामसर। ठीक है, वहाँ पे एक कन्वेंशन किया जाता है 2 फरवरी 1971 को। क्यों किया जाता है, आर्द्र भूमियों के लिए किया जाता है। आर्द्र भूमि क्या होते हैं, जहाँ पे जल की मात्रा आपको देखने को मिलती है। क्योंकि भैया हम लोग मोटर पानी कुछ भी कहीं से भी पी सकते हैं, लेकिन जो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, इकोसिस्टम जो आपका डिपेंड है, आपके जो पृथ्वी की सतह पे जल है उसी पर निर्भर हैं। और ये चीज़ें हैं कि इसलिए आर्द्र भूमियों को बचाने की बेहद ही आवश्यकता थी। तो क्या हुआ, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन किया जाता है आर्द्र भूमियों पर, और कहा जाएगा 2 फरवरी को इसलिए क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। बस पढ़ाया है, डेज में पढ़ाया है सब कुछ आपको। और 1981 में उड़ीसा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है किसमें, रामसर स्थल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपको लगाना है चिल्का झील। आपसे पूछा जाएगा सबसे और कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला रामसर स्थल है, कौन हो जाएगा आपका, केवलादेव। पहली झील जो रामसर स्थल की है तो वो क्या हो जाएगा आपका, चिल्का झील। सारे क्वेश्चंस को आप बेहतरीन अंदाज में टैकल कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतने बढ़िया से पढ़ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे अब देखते हैं 2024 में, ये सभी आंकड़े काट दो, मैं अपडेटेड कंटेंट आपको बता देता हूँ। ये सब काट दो 2024 के, क्योंकि पुरानी नोट्स से ये टैकल हो गया है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, ये बात सही है, लेकिन अब वर्तमान में 16 ना होके कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। क्लियर है। तो अभी फरवरी 2026 तक आप देख रहे हो कितने रामसर स्थल हैं, 98 रामसर स्थल हैं भारत में। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हैं, तो सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक स्थल वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक स्थल रामसर स्थल पूछेगा तो क्या लगाओगे, तमिलनाडु। कितने रामसर स्थल हैं, 20। ठीक है, पहला रामसर स्थल क्या है, चिल्का झील। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वो क्या है आपका, राजस्थान। केवलादेव क्या है, राजस्थान। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि है। रेणुका आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है। तो रेणुका आर्द्र भूमि भारत की सबसे छोटा रामसर स्थल है। क्लियर है। और सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़े राम स्थल की बात करें तो भारत का जो सुंदरवन है वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। वो भारत का सबसे बड़ा क्या है, रामसर स्थल है, आपको पता होना चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, MCQs में जो आपके प्रमुख रामसर स्थल होंगे उनको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जो पूछा जाता है यूपी होमगार्ड, ठीक है, इन सभी के लिए आप देखोगे उत्तर प्रदेश में कभी कभी, क्योंकि सर्वाधिक आपके वन्य जीव वो पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है सर्वाधिक पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। रामसर स्थल कितने हैं यूपी में, 11 हैं। अच्छा, रामसर स्थल और पक्षी अभ्यारण्य का संबंध क्या है, पक्षी अभ्यारण्य का क्या संबंध है भैया, जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ होंगी पानी की तलाश में पक्षी भी वहीं जाएंगे। इसलिए कभी कभी आपको देखना होगा बहुत सारे ऐसे पक्षी अभ्यारण्य हैं जो आपको रामसर स्थल में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया मेरे शेर। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, देखो नवाबगंज नाव है, नाव, और ये कहाँ पर है, उन्नाव, नाव है, मिल गई नाव, नाव
वाव, ठीक है, नवाब, और यहाँ भी क्या मिल गया, नाव। क्लियर है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका, उन्नाव में स्थित है। देखो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, देखिए पार्वती में ये वाला रा हटा दो तो क्या हो जाएगा, पाँव, क्या दिखेगा, पाँव, और पाँव को क्या बोलते हैं, गोड़, क्या बोलते हैं, गोड़ बोलते हो कि नहीं आप लोग, ठीक है, हमारे अवधी भाषा में इसको गोड़ बोलते हैं, और आपको गोडा याद रखना है, ठीक है। पार्वती अर्गा में पाँव आया है, और पाँव किसको बोलते हैं, गोड़ को, और गोड़ से गोंडा। क्लियर है। इस तरीके से आपको दिमाग में बना के रखना है, ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ याद रखना है, समन अभ्यारण्य, समन में क्या आया है, मन, और यहाँ पर भी मैनपुरी में भी क्या आया है, मन, मैनपुरी में भी क्या आया है, मन, और समन में भी क्या आया है, मन। तो मैनपुरी समन अभ्यारण्य कहाँ पर है, मैनपुरी में है। क्लियर है। अब चौथा क्या हो जाएगा, सरसपुर अभ्यारण्य। सरसपुर अभ्यारण्य कैसे याद रखोगे, तो दूसरी चीज़ पहले आपको बता दें, सरस, किसी भी कार्य को आपको सरस बनाना है तो लोगों से राय लेनी होगी। कैसे राय, बार बार राय लेनी होगी, बार बार राय लेनी होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे शेर। सांडी अभ्यारण्य हरदोई, सांडी अभ्यारण्य कहाँ पर है, हरदोई। भैया हल्दोई क्या होता है, हल्दोई, इसको अगर पहले इसको देखो, इसका नाम है हल्दोई, ठीक है, हरदोई और हल्दोई अपभ्रंश लग रहा है। और सांड क्या करते थे, हल दिन भर चलाते थे कि नहीं, हल चलाते थे, तो सांडी कहाँ हो जाए, सांडी से सांड याद करना, और सांड क्या करते थे, हल चलाते थे, और क्या हो जाएगा, हरदोई, क्या हो जाएगा, सांडी अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, हल्दोई। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते। सरसाई नवर झील, सरसाई नवर झील, ठीक है। इटावा कहाँ पर है, इटावा, यहाँ भी सरस आया है लेकिन यहाँ पे ना आया है, क्या है, सरस, तो इसमें ना नहीं था तो रायबरेली वाला हो जाएगा। अब देखो नवर, ना क्या है, नवर, तो इसलिए इसको क्या लगाओगे, इटावा। थोड़ा सा आप दिमाग भी चलाओगे ना। क्लियर है। तो सरसाई नवर झील क्या हो जाएगा आपका, इटावा में देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे शेर, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कौन सा है, तो यहाँ से है पहला आपका सूर सरोवर। कौन सा है, सूर सरोवर। भाई अगर आप सूर हैं, ठीक है, सूर, अगर आप सूर हैं तो कहाँ पर गिर जाएंगे, सरोवर में गिर जाएंगे। तो सूर सरोवर, सूर लोग सरोवर में कब गिरेंगे, अगर वो सूर हैं, तो ठीक है, अगर सूर हैं। क्लियर रहेगा, बहुत बढ़िया। ये ऊपरी गंगा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है, ऊपरी गंगा। ये ब्रिज घाट से नरोरा तक है, ठीक है, नरोरा पावर प्लांट भी है, बताएंगे आगे जब पावर प्लांट की चर्चा करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, आपसे पूछा जाएगा बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको याद रखना है, तो बखीरा, बखीरा में कबीरा, देखो वखीरा और कबीरा, थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, वखीरा कबीरा, वखीरा कबीरा, ठीक है, और यहाँ पे वाह और रा आ रहा है, और यहाँ पर भी वाह और रा आ रहा है, कहाँ पर हो जाएगा, संत कबीर। रटने को आप रट लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो काम आसान हो सकता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि ये कहाँ पर है, बिजनौर में। कहाँ पर है, बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे पटना, ये बिहार की राजधानी वाला पटना नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, एटा। पटना पक्षी अभ्यारण्य आप लोग गलती करोगे, बिहार लगाओगे, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, एटा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एटा। आपको जितने भी एमसीक्यूज इन दोनों चैप्टर से बनेंगे, जो चैप्टर क्या थे आज, वन्य जीव संरक्षण परियोजना और आपके रामसर स्थल, जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम आने वाली क्लास में लेके आएंगे। फिर हम राजधानी को याद करेंगे, क्या याद करेंगे, राजधानी वगैरह को याद करेंगे, उनकी देश की मुद्राओं को याद रखेंगे, क्योंकि यूपीपी वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको राजधानी से देखने को मिलते हैं, एसएससी वगैरह में भी राजधानी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ें पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।